प्राचीन मान्यता है कि इस दुनिया का एक दिन अंत होना तय है। आधुनिक विज्ञान के भी कई प्रयोगों से ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रही है। उसमें भी हम मानव ने विनाश को और जल्द लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारे कई सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स, आधुनिक हथियार ये दुनिया को तबाह करने में मददगार साबित हो सकते हैं। खैर, मैं यहाँ इन सभी की बात नहीं, केवल एक भारतीय वैज्ञानिक रामंता अय्यर के बारे में बता रहा हूँ, जिन्हें ये पता चल जाता है कि इस दुनिया का विनाश कब होने वाला है और कैसे। वे सभी को आगाह भी करते हैं, पर कोई उनकी बात नहीं मानता, और अंत में वही होता है जो उन्होंने एक पेज में लिखा था और सभी को दिखाया भी था। तो बात 2060 की है। रामंता अय्यर नामक एक वैज्ञानिक अपने ऑफिस बंद हो जाने के बाद भी अपने स्पेस रिसर्च सेंटर में काम कर रहे थे। काम करने की धुन में उन्हें पता भी नहीं चला था कि कब शाम के 6 से सुबह के 2 बज गए हैं। आज अय्यर काफी थक भी गए हैं। ब्रैकेट में लिखा है, अय्यर एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहे हैं और एलियंस पर रिसर्च कर रहे हैं। अय्यर एक बहुत तेज वैज्ञानिक हैं और एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी हैं। वो अपने काम को लेकर काफी लगनशील है। शुरू करते हैं कहानियां। अय्यर रिसर्च सेंटर से बाहर आते हैं। पूरे रिसर्च सेंटर में वे अकेले थे। गार्ड्स उन्हें सैल्यूट करते हैं। वे अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं। वे रास्ते में ड्राइव करते हुए सोचने लगते हैं कि मंगल ग्रह पे जो कुछ अवशेष और कदमों के निशान मिले हैं उनमें कुछ बात तो है, क्योंकि हफ्ते में ये चौथी बार अवशेष मिले हैं। यानी कोई दूरग्रही वहां बार बार आ रहे हैं जिन्हें रडार या अन्य उपकरण पकड़ नहीं पा रहे हैं। कहीं वे कोई संदेश तो देना नहीं चाहते है, वे हमें कुछ बताना चाहते हैं, पर हमारी हाई रोबोटिक सिक्योरिटी की वजह से बता नहीं पा रहे। पर यह भी तो हो सकता है कि वे वहां से हमारे मिशन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पर अगर उन्हें मिशन को फेल ही करना था या हटाना ही था तो वे उपकरणों को कुछ हानि पहुंचाते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। हाँ, वे पक्का कुछ बताना ही चाहते हैं। अय्यर ने तुरंत यू टर्न लिया और फिर से रिसर्च सेंटर की तरफ जाने लगे। उन्होंने गाड़ी पार्क की और रिसर्च सेंटर के अंदर दाखिल हुए। उन्हें अब कुछ अजीब लग रहा था, मानो वहां कुछ हुआ, लेकिन इतने ही देर में क्या हो सकता है। अब गार्ड्स भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वे दौड़ते हुए अपने ऑफिस में दाखिल हुए। उनके कंप्यूटर्स ऑन थे। वे सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो अपने सारे कंप्यूटर्स ऑफ कर दिए थे और बिना हमारे हाई रोबोटिक्स पासवर्ड के कोई भी इस ऑफिस में घुस नहीं सकता है। क्या कोई मेरे कंप्यूटर से कुछ दस्तावेज लेने की कोशिश कर रहा था? रामंता ने उन सारे निशान और सबूतों का अध्ययन करना फिर से शुरू किया जो कि मंगल ग्रह पे मिले थे। अब सुबह के 8:30 बज चुके थे। वैज्ञानिक फिर से अपने अपने ऑफिस में आने लगे थे। रामंता तेजी से कंप्यूटर में कुछ देख रहे थे। तभी उनके दोस्त रमेश सिंह वहां आए। ब्रैकेट में हैं, वे भी उनके मंगल टीम के एक सदस्य हैं। रमेश सिंह ने कहा, अरे रामंता भाई, आप फिर से रात भर काम करते रहे। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ऐसे रात भर काम न किया करें। जाइए जरा थोड़ा आराम वगैरह कर लीजिए। रामंता ने कहा, अरे रमेश, मैंने तुमसे कहा था ना कि मंगल ग्रह पर पाए गए उन निशानों में कुछ तो है। देखो, कल मैंने उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की, जिससे यह पता चलता है कि वो निशान वास्तव में किसी दूरग्रही के हैं, जिसे हम एमआई कह सकते हैं। रमेश ने पूछा, एमआई का मतलब? एमआई का मतलब कह सकते हैं मिस्टर इंडिया, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहे। ये देखो, इस फाइल में मैंने वे सारी रिपोर्ट तैयार की है इस एमआई के बारे में। रमेश ये सब सुनकर हैरान थे। उन्होंने पूछा, लेकिन वो वहां बार बार क्यों आ रहे हैं? अय्यर ने कहा, शायद वो हमें कुछ बताना चाहते हो। रमेश ने कहा, हाँ, हो सकता है, पर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि आखिर वो बताना क्या चाहते हैं। अब ये तो वही बता सकते हैं। खैर, मैं जरा चाय नाश्ता करके आता हूँ, अय्यर ने कहा। तो रमेश, अरे तो घर चले जाओ यार, कितना काम करोगे? हाँ, ठीक कहते हो, अभी जरा थकान सी भी लग रही है। ये कहकर अय्यर अपने कार से घर के लिए निकल गए। अय्यर का फ्लैट मीरा अपार्टमेंट में चौथे मंजिल पर कमरा नंबर 203 है, जो कि लिफ्ट के सीधे सामने है। अय्यर ने अपार्टमेंट में गाड़ी पार्क की और लिफ्ट में 4 दबाया, पर लिफ्ट चौथी मंजिल पर नहीं खुली। वे 5वीं मंजिल पर खुली। अय्यर फिर से 4 दबाने ही वाले थे कि सामने के रूम नंबर पर उनकी नजर पड़ी, जो कि 203 थी। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है लिफ्ट में कोई खराबी आ गई होगी, जो कि चौथी मंजिल को 5वीं मंजिल दिखा रहा। ये सोचकर वो आगे बढ़े। उन्होंने लेकिन तसल्ली के लिए एक जाते हुए आदमी से पूछा कि भैया, ये कौन सा फ्लोर है? उसने कहा, 5th फ्लोर है।
ये सुनकर मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे सोचने लगे कि आज तो लिफ्ट में मैं अकेला था और मैं 4 साल से चौथी मंजिल के रूम नंबर 203 में रह रहा हूँ। आज ये 5वीं मंजिल पर कैसे पहुंच गई? वे दौड़कर सीढ़ियों के पास गए, क्योंकि वहां भी फ्लोर नंबर लिखा रहता। अरे ये क्या, यहाँ भी 5 लिखा हुआ। हो सकता है एक नंबर के 2 फ्लैट होंगे। अभी चाबी लगा के देखता हूँ, अगर मेरा होगा तो खुलेगा, नहीं होगा तो नहीं खुलेगा। उन्होंने चाबी लगाया और गेट खुल गया। उन्होंने अंदर देखा, ये उन्हीं का रूम था। वे बाहर वॉचमैन से कंप्लेन करने के लिए निकले। वे कमरे के बाहर निकले। वे मिश्रा जी को देखकर बोले, ब्रैकेट में है मिश्रा जी उनके पड़ोसी हैं, अरे आप यहाँ 5वें फ्लोर पर क्या कर रहे हैं? मिश्रा जी, भैया ये चौथा फ्लोर है, 5वां नहीं, क्या ऐसा हो सकता है? उन्होंने फिर से नंबर मिलाया, अब वहाँ पे 4 था। वे चौंक गए और चुपचाप रूम के अंदर चले गए। ये सब क्या हो रहा था? वे इन घटनाओं के बारे में सोच ही रहे थे कि उन्हें याद आया कि जब वो फिर से रूम के बाहर गए थे, उन्होंने अपनी लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी थी। फिर ये ऑन कैसे हो गई? उन्हें अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये सारी चीज़ें क्या हो रही। रामंता ने डिसाइड किया कि वो 1 महीने की छुट्टी लेकर इन घटनाओं के बारे में रिसर्च करेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। शुरुआत में उन्होंने पहले वे सारी चीज़ें खोजनी शुरू की जिससे शायद पृथ्वी को कोई हानि हो सकती थी। इसमें ओजोन लेयर, न्यूक्लियर वेपन्स, कोर आदि के बारे में अध्ययन किया, पर वे सारे सही थे। उनमें किसी प्रकार की खराबी की कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है पृथ्वी पर कोई संकट हो ही नहीं। वे अमाई कुछ दूसरी बात बताना चाहते हो, पर वो क्या हो सकता है? हो ना हो, कोई खतरा जरूर है। वे 3 दिनों से लगातार इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करके थक गए थे और उन्हें कब नींद आ गई उन्हें पता भी नहीं चला। वे सपना देखने लगे। सपने में उन्होंने देखा वे एक गुफा में दौड़ रहे हैं और कुछ आदिवासी टाइप के 4 लोग उन्हें पकड़ रहे हैं। वे एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। तभी उनके पीठ पर कोई हाथ रखता है। वे डर के पीछे देखते हैं, पर वहाँ कोई नहीं रहता। पर सामने की दीवारों पर कुछ आकृतियां बनी रहती। वो कुछ अटपटी सी चीजें बनी थी। तभी पीछे से उनके पेट में किसी ने चाकू घोंप दी और उनकी नींद खुल गई। उन्होंने उन आकृतियों को जो सपने में देखी थी उसे एक पेज पे ड्रॉ किया और उन्होंने प्राचीनी भाषा वैज्ञानिकों से मुलाकात की और उन चीज़ों को दिखाया जो उन्होंने सपने में देखी थी। वैज्ञानिकों ने बताया ये प्राचीनी यूनानी भाषा में है, जिसका मतलब है कि तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। वे तुरंत अपने ऑफिस स्पेस रिसर्च सेंटर में गए और कुछ चीज़ों की जानकारियाँ देखने लगे अपने सीक्रेट्स फाइल में। 1 हफ्ते के लगातार अध्ययन और रिसर्च से उन्हें पता चल गया था कि आखिर होने क्या वाला है। उन्होंने तुरंत स्पेस रिसर्च सेंटर के चीफ साइंटिस्ट की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और अपने प्राइम मिनिस्टर को भी वीडियो कॉलिंग से कनेक्ट होने के लिए रिक्वेस्ट भेजा। 20 मिनट के बाद सारे साइंटिस्ट प्राइम मिनिस्टर मौजूद हुए। रमन तायर ने कहना शुरू किया, दोस्तों और प्राइम मिनिस्टर सर, यह इमरजेंसी मीटिंग इसलिए बुलाई गई है क्योंकि आधी पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में है। सभी ने पूछा, वो कैसे? अय्यर ने कहा, दरअसल बात यह है कि हमारे सबसे दूर ग्रह प्लूटो का टेम्परेचर अत्यधिक लो हो जाने की वजह से वहाँ एक हाई एनर्जेटिक विस्फोट होगा, जिससे वो ठीक ठीक 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा। फिर भी उसका एक हिस्सा काफ़ी बड़ा होगा। उन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा अपने अगले ग्रह से टकराएगा और संयोगवश रिवॉल्यूशन और रोटेशन की वजह से ये सारे कॉल्यूजन अभी तक कॉल्यूजन मतलब टक्कर, ये सारे कॉल्यूजन इलास्टिक कॉल्यूजन होंगे। इलास्टिक कॉल्यूजन का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु अगर जिस वस्तु से टकराती है तो जिस स्पीड से टकराती है उसी स्पीड से फिर से वापस चली जाती है, या फिर दूसरे डायरेक्शन में या उसी डायरेक्शन में। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रेविटोन्स के न होने की वजह से उस पर कोई आकर्षण या विकर्षण बल नहीं लगेगा। एक वैज्ञानिक ने प्रश्न किया, लेकिन ये तो असंभव है, ग्रेविटोन्स तो हर चीज में होते हैं जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। अय्यर ने कहा, हाँ, पर उस विस्फोट के बाद अनुमानतः ये अपने ग्रेविटोन्स को खो देगा और ऐसा पहली बार होगा, और टक्करों के बाद वो एक समय पृथ्वी से भी टकराएगा। अभी की गणना के हिसाब से उस समय एशिया महादेश उसके सामने होगा। हो सकता है मास की वजह से ये टक्कर थोड़ा सा कम हो, लेकिन फिर भी आधी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए काफ़ी है, और आधी पृथ्वी में जोरदार भूकंप आएगा और सब नष्ट हो जाएगा।
कुल मिला के हमारे पास 3 साल का वक्त है। देखने में यह वक्त भले काफ़ी ज़्यादा लगता हो, पर समय नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, इसे रोकना होगा। ये कैसे होगा? अय्यर ने कहा, यह नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे नष्ट करने के लिए जिस भी मिसाइल को भेजेंगे वह पुनः उसी स्पीड से वापस आ जाएगी, और जो खतरा बाद में आने वाला है वो पहले आ जाएगा। इसके बाद मीटिंग कल तक के लिए स्थगित कर दी जाती है। अय्यर अपने ऑफिस में बैठे कुछ सोच रहे होते हैं। वे सोचते हैं कि अगर पृथ्वी नहीं रही तो उन नए बच्चों का क्या होगा, जिन्होंने न जाने कितने सपने देखे हैं अपने कैरियर को लेके, अपनी आगे की ज़िंदगी को लेके। पृथ्वी को बचाना ही होगा, पर कैसे? हाँ, हो सकता है अगर वो MI चाहे तो। ज़रूर उनके पास कोई तरकीब होगी, तभी तो वो हमसे कांटेक्ट करना की कोशिश कर रहे थे। पर हम उनसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? ऐसा करते हैं कि रेड प्लैनेट का मतलब मार्स पर, रेड प्लैनेट पर हेल्प का बोर्ड लगा देते हैं। देखते हैं कुछ अगर हो सकता है तो। अय्यर ने जाकर कंट्रोल रूम से मार्शियन से कांटेक्ट किया तथा उनसे ऐसा करने को कहा। अय्यर का स्पेस रिसर्च सेंटर पुणे, जहां उनका अपार्टमेंट है, से 8 किलोमीटर अलग एक शांत जगह पर है। अय्यर अपने स्पेस रिसर्च सेंटर से रात के 11:30 बजे निकले और पुणे की ओर बढ़े। रास्ते में हल्के फुल्के जंगल टाइप की जगह पड़ती है। वे उसी को क्रॉस कर रहे थे, तभी ऐसा लगा मानो उनकी कार उनके कंट्रोल से बाहर हो गई और वो धीरे धीरे रुकने लगी, और फिर रुक गई। सुनसान रात, अगल बगल कोई नहीं। अय्यर बाहर आते हैं, तभी एक जोरदार चिंगारी सी निकली, और ये क्या? अय्यर को अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सामने एक बड़ी सी स्पेसशिप टाइप की कोई उड़न तस्तरी जैसी कोई वस्तु खड़ी थी। उसका एक गेट खुला नीचे से, और सामने से आप कह सकते हैं कि एलियंस निकले। और ये क्या? एलियंस को देखकर अय्यर चौंक गए। ये वैसे बिल्कुल नहीं थे जैसा कि हम सोचते हैं, बड़े आंखों वाले, बड़े कान वाले। ये हमारी अजीबोगरीब मान्यताओं के ठीक विपरीत बिल्कुल